प्यारे बच्चों, हिंदी ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। अभी आपने पार्ट 1 और पार्ट 2 में वीडियो जो डाली थी हमने, उसमें व्याख्या पढ़ी थी। पाठ का नाम था शिक्षा का उद्देश्य और लेखक हैं इसके डॉक्टर संपूर्णानंद। ठीक है, आइए बच्चों, अब हम आपको इसके जो गद्यांश पे आधारित प्रश्नोत्तर हैं उनको बताने जा रहे हैं। आप अपनी कॉपी पेन पेंसिल को अवश्य साथ में रखें ताकि आप उन क्वेश्चन जो भी क्वेश्चन के आंसर बताए जा रहे हैं आप नोट कर सकें। ठीक है ना। चलिए, पहला हमारा गद्यांश है, पुरुषार्थ दार्शनिक विषय है पर दर्शन का जीवन से घनिष्ठ संबंध है। वह थोड़े से विद्यार्थियों का पाठ्य विषय मात्र नहीं है। प्रत्येक समाज को एक दार्शनिक मत स्वीकार करना होगा। उसी के आधार पर उसकी राजनैतिक, सामाजिक और कौटुंबिक व्यवस्था का सद्व्यूह खड़ा होगा। जो समाज अपने व्यक्तिगत और सामूहिक जीवन को केवल प्रतीयमान उपयोगिता के आधार पर चलाना चाहेगा, उसको बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। एक विभाग के आदर्श दूसरे विभाग के आदर्श से टकराएंगे। बच्चों, सबसे पहले क्वेश्चन होता है गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम। ठीक है, अथवा संदर्भ, जैसा कि आपको पहले की वीडियो में बताया जा चुका है। पाठ का नाम है हमारा शिक्षा का उद्देश्य और लेखक हैं डॉक्टर संपूर्णानंद। ठीक है, रेखांकित अंश की व्याख्या हम आपको ये बताते हैं कि सबसे आखिर में, अंत में लाइएगा। जो हम आपको व्याख्या समझा चुके हैं उसी के आधार पर इसकी व्याख्या आपको लिखनी है। फिर हमारा क्वेश्चन है, पुरुषार्थ और दर्शन का संबंध किससे है। ठीक है ना बच्चों, पुरुषार्थ और दर्शन का संबंध किससे है। तो इसमें क्या है, पुरुषार्थ और दर्शन का संबंध किससे है, जीवन से है। किससे संबंध है हमारा, पुरुषार्थ और दर्शन का जीवन से संबंध है। क्योंकि जीवन से संबंध रखने वाला जो दर्शन है सिर्फ वो पाठ्य पुस्तक में ही लिखा हुआ नहीं है, वही दर्शन नहीं होता है, बल्कि जो हम सोचते हैं, विचारते हैं, जो चिंतन करते हैं, वही हमारा दर्शन होता है। ठीक है ना। इसलिए दार्शनिक सिद्धांतों के अभाव में हम जीवन का संचालन ही नहीं कर सकते, समाज का संचालन ही नहीं कर सकते हैं। इसलिए हमारा किससे संबंध है, जीवन से संबंध है। ठीक है, अगला देखिए, किस समाज को अपनी व्यवस्था के संचालन में कठिनाई का अनुभव होता है। किस समाज को कठिनाई का अनुभव होता है संचालन में। देखिए बच्चों, जिस समाज में दार्शनिक मत के आधार पर कोई व्यवस्था नहीं होगी, कोई भी व्यवस्था, चाहे पारिवारिक हो, सामाजिक हो, राजनैतिक हो, ठीक है, जब तक दार्शनिक मत के आधार पर व्यवस्था नहीं की जाती, सिर्फ केवल अवसरवादी या उपयोगिता को ही महत्व दिया जाता है, सिर्फ उपयोगिता को ही, उसी के आधार पर व्यक्ति सभी समस्याओं का समाधान खोजने का प्रयास करता है या स्वार्थ सिद्धि की जाती है, तो उस समाज को अपने संचालन में अनेक प्रकार की, हर प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। ठीक है ना। अगला देखिए, जिस समाज में दार्शनिक मत के आधार पर व्यवस्था नहीं की जाती उसकी क्या स्थिति होती है। ठीक है ना। तो जिस समाज में दार्शनिक मत के आधार पर व्यवस्था नहीं की जाती है, उस समाज में एक व्यक्ति के जो स्वार्थ हैं वो दूसरे व्यक्ति के स्वार्थों से, या एक जो समुदाय है वो दूसरे समुदाय के सिद्धांतों से हमेशा टकराते रहते हैं। ठीक है, अगला देखिए, आत्मा अजर और अमर है। बच्चों, इसे आपको पहला वाला जो है अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, आत्मा अजर और अमर है, इम्पोर्टेंट है ये भी, पहला भी। आत्मा अजर और अमर है, उसमें अनंत ज्ञान, शक्ति और आनंद का भंडार है। अकेले ज्ञान कहना भी
पर्याप्त हो सकता है, क्योंकि जहाँ ज्ञान होता है वहाँ शक्ति होती है, और जहाँ ज्ञान और शक्ति होते हैं वहाँ आनंद भी होता है। परंतु अविद्यावशात वह अपने स्वरूप को भूला हुआ है, इसी से अपने को अल्पज्ञ पाता है। अल्पज्ञता के साथ साथ अल्प शक्तिवत्ता आती है और इसका परिणाम दुख होता है। बेटा बच्चों, गद्यांश के आधार पर ही आपको प्रश्नों के उत्तर छांटने होते हैं, इसलिए गद्यांश को अच्छे से पढ़ें और व्याख्या जो पढ़ाई गई है उसको अच्छे से सुने ताकि अच्छे से समझ में आए। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपका वही है, गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम, जो आपको बताया जा चुका है। रेखांकित अंश की व्याख्या लास्ट में लाएंगे। प्रस्तुत गद्यांश में दार्शनिक दृष्टि से किसका विवेचन किया गया है? ठीक है, तो प्रस्तुत गद्यांश में किसका विवेचन किया गया? आत्मा की शक्ति का विवेचन किया गया है। किसका बच्चों? आत्मा की शक्ति का। ये देखिए, आत्मा अजर अमर है, ठीक है, तो ये ज्ञान और शक्ति, इसलिए आत्मा की शक्ति का विवेचन किया गया है। अगला देखिए प्रश्न बच्चों, आनंद की कुंजी क्या है? उसके अभाव में क्या होता है? आनंद की कुंजी, कुंजी मतलब चाबी, ठीक है ना। तो कहा है आत्म साक्षात्कार ही आनंद की कुंजी है। क्या बताया बच्चों? आत्म साक्षात्कार ही आनंद की कुंजी है, और उसके अभाव में मनुष्य क्या होता है? संसार में इधर उधर भटकता रहता है और कोई भी आनंद वो प्राप्त नहीं कर पाता है। हर जगह इधर उधर हर क्षेत्र में भटकता है और किसी प्रकार का उसे कोई भी आनंद प्राप्त नहीं होता है। इसलिए जो आनंद की कुंजी है वो आत्म साक्षात्कार ही है। ठीक है, आत्मा, ज्ञान और आनंद का क्या संबंध है? अगला क्वेश्चन है, आत्मा, ज्ञान और आनंद का क्या संबंध है? आपको व्याख्या हमने समझाई थी बच्चों, ध्यान से ही उसे सुनेंगे, अच्छे समझ में भी आएगा। आत्मा क्या है? संपूर्ण ज्ञान से पूर्ण है। आत्मा क्या है? उसमें कोई भी ज्ञान की कमी नहीं है, संपूर्ण ज्ञान से वो पूर्ण है, और ज्ञान शक्ति का आधार है। इसी से आनंद की प्राप्ति होती है। भाई यही जो है, इसी शक्ति से आनंद की प्राप्ति होती है। इसलिए आत्मा में ज्ञान, शक्ति और आनंद तीनों निहित होते हैं, और ये तीनों ही आत्म साक्षात्कार करने के लिए, इसीलिए इन तीनों के लिए, तीनों की ही प्राप्ति के लिए प्रेरित किया गया है, क्योंकि इन तीनों को आत्म साक्षात्कार के द्वारा ही हम प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है ना। चलिए अगला गद्यांश देखिए। आत्म साक्षात्कार का मुख्य साधन योगाभ्यास है। योगाभ्यास सिखाने का प्रबंध राज्य नहीं कर सकता, ना पाठशाला का अध्यापक ही इसका दायित्व ले सकता है। जो इस विद्या का खोजी होगा वह अपने लिए गुरु ढूंढ लेगा, परंतु इतना किया जा सकता है, और यही समाज और अध्यापक का कर्तव्य है कि व्यक्ति के अधिकारी बनने में सहायता दी जाए, अनुकूल वातावरण उत्पन्न किया जाए। बच्चों, लेखक क्या कह रहा है कि सबसे पहले पाठ और गद्यांश का नाम, रेखांकित अंश की व्याख्या बाद में करेंगे। ठीक है ना, क्योंकि व्याख्या करने के लिए हमें थोड़ा समय चाहिए होता है, इसलिए हम इसको बाद में कर देते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हमारा क्या है? इन पंक्तियों में, पहला नहीं तीसरा है ये, दो हम बता चुके हैं आपको। इन पंक्तियों में शिक्षक और समाज की भूमिका का उल्लेख किसके संदर्भ में किया गया है? ठीक है ना, तो इसका उत्तर लिखेंगे, इन पंक्तियों में शिक्षक और समाज की भूमिका का उल्लेख व्यक्ति के आत्म साक्षात्कार हेतु योगाभ्यास की दृष्टि से किया गया है। ठीक है, व्यक्ति के आत्म साक्षात्कार के लिए योगाभ्यास की दृष्टि से किया गया है। अगला देखिए क्वेश्चन, लेखक के अनुसार व्यक्ति का प्रमुख पुरुषार्थ क्या है? ठीक है, तो लेखक के अनुसार व्यक्ति का प्रमुख पुरुषार्थ है शक्ति, ज्ञान और आनंद से परिपूर्ण अपनी आत्मा का साक्षात्कार करना।
पुरुषार्थ क्या है? शक्ति, ज्ञान और आनंद से परिपूर्ण अपनी आत्मा का साक्षात्कार करना, यही पुरुषार्थ है। समाज और शिक्षक व्यक्ति की क्या सहायता कर सकते हैं? क्या कर सकते हैं बच्चों? अभी आपने ऊपर क्या पढ़ा था कि समाज और शिक्षक व्यक्ति की इतनी सहायता कर सकते हैं कि उसके लिए अनुकूल वातावरण उत्पन्न कर सकते हैं, ठीक है ना। और ऐसे साधन जिससे वो उससे उस दिशा में या उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रेरित कर सकें, यही समाज और शिक्षक कर सकता है, व्यक्ति कर सकता है, ठीक है। अगला देखिए बच्चों, हम आपको ये भी बता दें कि ये जो खा है वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इसे करना है कॉपी पे। और अभी आपको हमने जो गा है इसको पढ़ाया, ये भी आपको कॉपी पे करना है। गद्यांश नहीं लिखेगा, इसका संकेत डालिएगा जैसा कि हम आपको पहले भी बता चुके हैं, और फिर क्वेश्चन लिख के उसके आंसर लिखिएगा, ठीक है। अगला देखिए, यह अध्यापक का काम है कि वह अपने छात्र में चित्त एकाग्र करने का अभ्यास डाले। एकाग्रता ही आत्म साक्षात्कार की कुंजी है, जैसा कि आपको हमने बताया व्याख्या में। एकाग्रता का उपाय है कि छात्र में मैत्री, करुणा, मुदिता और उपेक्षा का भाव उत्पन्न किया जाए और उसे निष्काम कर्म में प्रवृत्त किया जाए। दूसरे के सुख को देखकर सुखी होना मैत्री और दुख देखकर दुखी होना करुणा है। किसी को अच्छा काम करते देखकर उस प्रसन्न होना और उसका प्रोत्साहन करना मुद्दा और दुष्कर्म का विरोध करते हुए अनिष्टकारी से शत्रुता ना करना उपेक्षा है। ज्यों ज्यों ये भाव जागते हैं त्यों त्यों ईर्ष्या और द्वेष की कमी होती है, ठीक है ना बच्चों। आगे देखिए, गद्यांश और गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम। पाठ का नाम शिक्षा का उद्देश्य, लेखक का नाम है डॉक्टर संपूर्णानंद। रेखांकित अंश की व्याख्या लास्ट में करेंगे। अब हम क्वेश्चन देखते हैं, छात्र के प्रति अध्यापक का क्या कार्य है? क्या बताया है कि छात्र के प्रति अध्यापक का क्या कार्य है? तो छात्र के प्रति अध्यापक का क्या कार्य है कि छात्र में चित्त को एकाग्र करने का अभ्यास कराए, ठीक है। अभ्यास करने के लिए उसे सिखाए, क्योंकि एकाग्रता क्या है? आत्म साक्षात्कार की कुंजी है। इसलिए शिक्षक का कार्य है कि वह छात्र को अपने चित्त को एकाग्र करने का अभ्यास कराए, ठीक है। अगला देखिए, लेखक ने एकाग्रता का क्या उपाय बताया है? लेखक ने एकाग्रता का क्या उपाय बताया है? क्या बताया है बच्चों? कि छात्र में मैत्री, करुणा, मुदिता, उपेक्षा का भाव उत्पन्न किया जाए। एकाग्रता का उपाय क्या बताया? कि छात्र में मैत्री, करुणा, मुदिता और उपेक्षा का भाव उत्पन्न किया जाए। बच्चों ये पाठ बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसलिए सभी पैराग्राफ को आप ध्यान से देखेंगे और पढ़ेंगे, ठीक है। कहाँ है? ये है, ठीक है। उत्पन्न किया जाए और उसे निष्काम कर्म में प्रवृत्त किया। निष्काम मतलब बिना फल की इच्छा, बिना स्वार्थ, कोई भी उसके अंदर स्वार्थ ना हो, प्रेरित किया जाए, ठीक है। अगला है, लेखक ने करुणा को किस प्रकार स्पष्ट किया है? लेखक ने करुणा को किस प्रकार स्पष्ट किया है? कैसे बताया है? कि जब दूसरे के दुख को मतलब सुख को देखकर सुखी हो जाता है व्यक्ति ने, सुखी होना, और मैत्री दुख को देखकर दुखी हो जाना, यह करुणा है। इस प्रकार उन्होंने स्पष्ट किया है कि दूसरे के सुख को देखकर सुखी होना, मैत्री और दुख को देखकर दुखी होना, यही करुणा है, ठीक है। अगला देखिएगा, चित्त को क्षुद्र वासनाओं से विरत करने का एक बहुत बड़ा साधन कला है। काव्य, चित्र, संगीत आदि का जिस समय रस मिला करता है उस समय भी शरीर और इंद्रियों के बंधन ढीले पड़ गए होते हैं और चित्त आध्यात्मिक जगत में खिंच जाता है। यही बात प्रकृति के निरीक्षण से भी होती है। प्रकृति का उपयोग निकृष्ट कोटि के काव्य में कामोद्दीपन के लिए किया जाता है, परंतु वह शांत रस का भी उद्दीपन करता है। अध्यापक का कर्तव्य है कि छात्र में सौंदर्य के प्रति प्रेम उत्पन्न
करें। पाठ और लेखक का नाम आप जानते हैं, गद्यांश के बताया जा चुका है। रेखांकित अंश की व्याख्या करनी है आपको। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए आप। रेखांकित अंश की व्याख्या कर ही लेंगे। अगला प्रश्न है हमारा कि लेखक के अनुसार कला किसका साधन है। लेखक के अनुसार कला किसका साधन है। लेखक के अनुसार कला जो है वो चित्त को क्षुद्र वासनाओं से विरत मतलब अलग करने का साधन है। जो कला है वो हमारे हृदय में जो क्षुद्र बहुत छोटी छोटी सी जो विषय वासनाएं आती है ना, निम्न कोटि की, उन सबको कला जो है वो दूर करने का साधन है। ठीक है, क्योंकि जब काव्य, चित्र, संगीत आदि का जो समय होता है, रसमेला होता है ना, उससे क्या होता है, शरीर और इंद्रियों के जो बंधन होते हैं, अभी आपने पीछे पढ़ा था, वो भी ढीले हो जाते हैं। ठीक है, उस समय जो रसमेला होता है, काव्य, चित्र, संगीत आदि का, ये देखिए बच्चों, उस समय क्या होते हैं, बंधन ढीले हो जाते हैं इंद्रियों उसके। ठीक है, अगला देखिए। लेखक के अनुसार अध्यापक का क्या कर्तव्य है। तो लेखक के अनुसार अध्यापक का क्या कर्तव्य है। अध्यापक का कर्तव्य है कि छात्रों में सौंदर्य के प्रति प्रेम उत्पन्न करे। ठीक है, जिससे वे स्वयं को भूलकर सौंदर्य में तन्मय हो जाएं, उनका मन लग जाए। सौंदर्य माने पृथ्वी, प्रकृति में। प्रस्तुत गद्यांश में किसके महत्व को स्पष्ट किया गया है। ठीक है, तो प्रस्तुत गद्यांश में किसके महत्व को स्पष्ट किया बच्चों, प्राकृतिक सौंदर्य जो है किसके लिए, प्राकृतिक सौंदर्य, प्रकृति का जो सौंदर्य है उसके महत्व को स्पष्ट किया है। क्योंकि प्रकृति का जो सौंदर्य है वो भी परम आनंद की प्राप्ति कराने में सहायक होता है। ठीक है बच्चों, आपको सारे गद्यांशों के क्वेश्चन आंसर बता दिए गए हैं। जो आपको कॉपी पे करना है वो भी हमने बता दिया है। लास्ट वाला जो पैराग्राफ है अंगहा, उसको भी इम्पोर्टेंट है, वो भी आप कर सकते हैं कॉपी पे। तब तक के लिए, अगली वीडियो जब लेकर आएंगे तब तक के लिए धन्यवाद।